आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत आपके सामने दर्शन शास्त्र के तहत जिन शाखाओं में रहते हुए अध्ययन किया जाता है उसी के बारे में संक्षेप में आपके सामने विचार प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। सबसे पहले ही बात आती है दर्शन शास्त्र में शाखा का मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं दर्शन में, वहाँ पर अध्ययन का विषय भी अलग अलग होता है। यानी हम किसी भी क्षेत्र में भाई अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी फील्ड, उसका क्षेत्र अलग अलग तो होगा। अब जैसे तत्व मीमांसा है तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है ये। इसके अंतर्गत तत्व यानी परम तत्व के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में विचार किया जाता है कि ये संसार कैसे बना है, ये शरीर कैसे बन गया, ये शरीर कैसे चल रहा है। जैसे वेदांत दर्शन में बताया जाता है, अद्वैत वेदांत में, कि शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से, माया से बना है और अंतःकरण में यानी हृदय के अंदर आत्मा रहती है, सूक्ष्म होती है बहुत, वो पूरे शरीर को चलाती है। तो वही आत्मा क्या है, वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, वही परम तत्व है, यानी उसके अलावा और कोई सत्ता ही नहीं है। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य यही बताते हैं, आदि शंकराचार्य यही बताते हैं कि ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता नहीं है, कोई है ही नहीं, ब्रह्म नहीं पैदा किया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो तत्व कौन है, वो ब्रह्म है। तो इसकी मीमांसा की जा रही है, विश्लेषण किया जा रहा है, चिंतन मनन करना, किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना, गहराई में जाकर उतर जाना, ये सब मीमांसा के लिए आता है। यानी हम किसी चीज़ के बारे में डीप एनालिसिस करते हैं, गहराई से विश्लेषण करते हैं, उसी को मीमांसा कहा जाता है शब्द। तो तत्व की मीमांसा की जा रही है, तत्व के बारे में जांच परख की जा रही है कि आखिर पता लगाया जाए कि ये ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे बना, ये शरीर कैसे बन गया, कौन सी सत्ता है। तो अद्वैत वेदांत में वो सत्ता ब्रह्म है। उपनिषदों में बात आई है ब्रह्म की, क्योंकि 108 उपनिषद है, उसमें बहुत गहराई से चिंतन दिखाई पड़ता है। तो ये हमने देख लिया कि आत्मा परमात्मा के बारे में ये चिंतन तत्व मीमांसा में ही किया जाएगा। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो इसी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अब इसमें बहुत विस्तार दिखाई पड़ेगा, ये तो एक संक्षेप में बता दिया कि आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन है। अब वो चिंतन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, अलग अलग प्रकार के दार्शनिक हैं। शंकराचार्य का अलग मत है, अरस्तु का अलग मत है, प्लेटो का अलग एक सिद्धांत है। अब प्लेटो तो बताते हैं कि एक विज्ञान जगत होता है और ये एक इंद्रिय जगत है। विज्ञान जगत, क्योंकि प्लेटो तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, तो वो बताने का प्रयास करते हैं कि एक विज्ञान जगत है, यानी एक ऐसा जगत है जिसमें इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उसका एक आदर्श नमूना उस विज्ञान जगत में रखा हुआ, एक सांचा हम कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं। उसी का निर्माण परम शुभ के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा, ये जितनी भी संसार की वस्तुएं, उनका एक ढांचा पहले से बना दिया गया था। विज्ञान जगत इससे संसार के जगत से अलग नहीं, वो एक आदर्श रूप जगत है, उसमें सारी वस्तुएं हैं, सब कुछ है, आदर्श रूप। एक गाय यहाँ भी देखते हैं, एक गाय उस विज्ञान जगत में, वो गाय जो है वो एक आदर्श वाली गाय है। उसी के आधार पर संसार में जितनी भी गाय हैं उनका निर्माण किया गया ईश्वर के द्वारा। तो ये प्लेटो का मत है, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं कि एक इंद्रिय जगत दिखाई पड़ता है जो सीमित है, और एक ऐसा है विज्ञान जगत जो परम शुभ के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा बनाया गया है, और परम सत्ता ही मानी इस बात है। उस विज्ञान जगत में जितनी भी वस्तुएं निर्मित हैं वो सब परम सत्ता के द्वारा बनाई गई हैं। तो परम सत्ता की ही एक मुख्य शक्ति है, वही प्रमुख शक्ति है, वही उपनिषदों में भी दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से अरस्तु को देखा जाए तो अरस्तु द्रव्य और स्वरूप के बारे में बताते हैं कि विज्ञान जगत और इंद्रिय जगत अलग अलग नहीं है, बल्कि सब एक ही है। और जो ये हमको संसार दिखाई पड़ रहा है, इसमें स्वरूप और द्रव्य यानी आकार और द्रव्य दोनों की सत्ता दिखाई पड़ती है। द्रव्य जो है वो जड़ होता है, उसको ईश्वर के द्वारा एनर्जी प्रदान की जाती है और नए नए आकार ग्रहण करने लगता है। तो इस आधार पर अरस्तु का मत है। तो ये है तत्व मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा के बारे में आ जाएं तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्न प्रकार के संदेह भ्रम ये सब कैसे पैदा हो जाते हैं, क्यों भ्रमात्मक ज्ञान भी तो होता है। तो ज्ञान के संबंध में, ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में ये सारा विश्लेषण आपको इस ज्ञान मीमांसा में दिखाई पड़ेगा कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमा क्या है। इस प्रकार का आपको प्रमा, प्रमाता, प्रमेय ये सब आपको भारतीय दर्शन में दिखाई पड़ेगा। तो यथार्थ ज्ञान को भारत में प्रमा कहा गया है। अब प्रमा की उत्पत्ति की कैसे होती है, प्रमा की प्राप्ति कैसे होती है, जिस साधन से होगी उसको प्रमाण कहा जाता है।
तो बहुत सारे प्रमाण है, जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं, हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसकी मीमांसा करना, कौन कौन सी बाधाएं ज्ञान की वजह से आ जाती हैं, यथार्थ ज्ञान कैसे पैदा होता है, अयथार्थ ज्ञान कैसे पैदा हो जाता है, उत्पन्न होता है। ये बहुत विश्लेषण डीप जा करके इसमें आपको दिखाई पड़ेगा ज्ञान मीमांसा में। एपिस्टेमोलॉजी इसको कहते हैं, वो मेटाफिजिक्स है। ये एथिक्स की बात है, नीति शास्त्र है, तो पूरा समाज इसी नीति शास्त्र पे चल रहा है। विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं समाज के अंदर। अच्छाई बुराई का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कोई चीज़ अच्छी क्यों है, किस प्रकार से है, हमें किसी परिस्थिति में कैसे सही निर्णय लेना चाहिए, विभिन्न प्रकार के मूल्य कैसे, उसे नैतिकता का विकास पूरा समाज के ऊपर ही तो अवलंबित है, जिसमें धर्म का भी योगदान है और मनुष्य के अपने अनुभव का भी है। तो एथिक्स के अंतर्गत नीति शास्त्र में बहुत बड़ी शाखा दिखाई पड़ती है, बहुत विस्तृत विषय है ये। और भारतीय सिविल सेवा में तो नीति शास्त्र का पूरा एक पेपर ही रखा गया है, तो बहुत निर्णायक हो जाता है ये IAS बनने के लिए। उसके बाद देखिए तर्कशास्त्र आता है, जिसमें विचार और तर्क का एक संरचनागत अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत किसी बात को तर्क की परिधि में रहते हुए सिद्ध किया जाता है। एक उसके लिए पूरी एक व्यवस्था है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, उसके आधार पर हम तर्क को लेते हुए बात को सिद्ध करते हैं, यानी तरह तरह के प्रमाण दिए जाते हैं। एक बाकायदा प्रक्रियागत, एक ढांचागत व्यवस्था उसके अंतर्गत रहते हुए तर्कशास्त्र में किसी चीज़ को सिद्ध किया जाता है। एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत देखें, ये तो लॉजिक हो गया। सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के संबंध में किस प्रकार से सुंदरता की अनुभूति कैसे होती है, सुंदरता को किस प्रकार प्रकट कर दिया जाता है। जैसे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं तो सुंदरता के मानक क्या होते हैं, सौंदर्य के क्या क्या मानक हैं, सौंदर्य होता क्या है, पूरी मतलब सौंदर्य के संबंध में ही बहुत सारे विचार आपको, ये पूरा एक शास्त्रगत अध्ययन किया जाता है सौंदर्य के बारे में, बहुत विस्तृत अध्ययन है। तो उसके अंदर आपको दर्शन शास्त्र की एक शाखा ये भी है। राजनीतिक दर्शन आता है, तो राजनीतिक दर्शन में राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये बहुत ही व्यापक विषय है। अब राजनीति शास्त्र में तो राजनीति के बारे में सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये मूल्यपरक अध्ययन होता है। मूल्यपरक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में जितने विषय होते हैं उसका मूल्यगत अध्ययन करता है वो। कोई भी समस्या आ जाती है तो समस्या राजनीति शास्त्र में किस प्रकार से प्रकट हुई है, उसका समाधान क्या होगा, ये सब दर्शन शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन था। और राजनीतिक जो भी राजनीति से संबंधित समस्याएं होती है उसका समाधान किया जाता है। तो राजनीतिक दर्शन भी बहुत व्यापक दर्शन हो जाएगा। जितने भी राजनीति शास्त्र में जितने भी सिद्धांत होते हैं उस सबका कहीं ना कहीं आपको उसमें एक अध्ययन, मूल्यपरक अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रहते हुए भी किया जाता है। अब सामाजिक दर्शन है तो समाज शास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। तो समाज शास्त्र में तो सैद्धांतिक परक अध्ययन होगा, उसकी एक अपनी पद्धति हुई है। लेकिन बाद में अगर हम देखें, पहले तो सामाजिक दर्शन के अंतर्गत ही समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में अलग हो गई वो शाखा, समाज शास्त्र के तौर पर वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन सामाजिक दर्शन के अंतर्गत समाज शास्त्र की मूल्यपरक अवधारणा या मूल्यपरक उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कोई भी विषय होता है, चाहे वो विज्ञान ही का विषय क्यों न हो, तो उसमें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो भी समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए किस किस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं, उसका एक अपना अप्रोच होता है दर्शन शास्त्र का। क्योंकि दर्शन शास्त्र में समस्याओं का समाधान किया जाता है। वो समस्या क्यों उत्पन्न हो गई, उसमें कौन कौन से घटक उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन घटकों को कैसे उनका शमन किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, ये सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। वो समाज शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो ये सामाजिक दर्शन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनका एक मूल्यांकनगत अध्ययन जो है वो सामाजिक दर्शन में किया जाता है, उपाय प्रस्तुत किया जाता है। धर्म दर्शन के अंदर बहुत सारे विषय होते हैं। धर्म दर्शन में आत्मा का स्वरूप है, ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर की सिद्धि है, अशुभ की समस्या है। ये जितने भी धर्म दर्शन के अंतर्गत धार्मिक विषय जो है वो ईश्वर की सत्ता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। आत्मा की अमरता के संबंध में पक्ष विपक्ष में बातें दिखाई पड़ेंगी। जो धर्म दर्शन से संबंध यानी जो धर्मशास्त्री होते हैं, विभिन्न धर्मों के अलग अलग विद्वान होते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं जो भी उनकी अवधारणा होती है उसके समर्थन में प्रमाण देते हैं। जबकि जो दर्शन शास्त्री होते हैं उन प्रमाणों के संबंध में तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। अब जैसे अशुभ की समस्या है तो अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो इस संसार में अशुभ कैसे पैदा हो गया, तो अशुभ की समस्या को लेकर बहुत व्यापक आपको अवधारणा दर्शन शास्त्र में मिलेगी। धर्म दर्शन के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कार्य धर्म दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। इससे क्या होता है
कि उसका फिर प्रत्युत्तर दिया जाता है धर्मशास्त्रियों के द्वारा, फिर कहीं ना कहीं ज्ञान का विकास होता है। तो ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के बारे में बहुत विस्तृत और गहन अध्ययन आपको दर्शन शास्त्र में दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों के अंतर्गत अध्ययन करने का काम, विश्लेषण करने का काम, वहाँ जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको समाधान उसका कैसे किया जाएगा, इसका पूरा अप्रोच आपको दर्शन शास्त्र में दिखाई पड़ेगा। इसलिए दर्शन शास्त्र जो है बहुत व्यापक विषय है ये। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।